हेलो गाइस। तो आप सब कैसे हैं? और मैं दिल से उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी के सभी लोग अच्छे होंगे। तो अच्छे तो हैं आप लोग। तो याद होगा कि हम लोगों ने सॉल्यूशंस चैप्टर +2 का स्टार्ट कर दिया था और उसमें जहाँ तक मुझे याद है 6 चैप्टर्स हो गए थे, 6 लेक्चर्स हो गए थे। और लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में हेनरीज लॉ पढ़ा था। ठीक है, अब हेनरीज लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, वो कर लीजिए। बल्ले बल्ले। तो देखिए न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल में क्या है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप लोगों को हेनरीज लॉ में एक बात और बताने का मेरा मन कर रहा है। ठीक है, देखो हमने हेनरीज लॉ क्या लिखा था, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ये हमने हेनरीज लॉ में लिखा था जहाँ तक मुझे याद है। लास्ट में हमने एक फॉर्मूला ऐसा बनाया था, पार्शियल प्रेशर होता है हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। यही जो कहा था मैंने, फॉर्मूला हम ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। ठीक है, अगर मान लो जैसे हमारे पास पार्शियल प्रेशर हो, ठीक है, और हेनरीज कांस्टेंट तो आने ही है, अभी हेनरीज लॉ है, तो हम यहाँ पर क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम सोल्यूबिलिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, मतलब हम मोल फ्रैक्शन ना लिखकर हेनरीज लॉ में सोल्यूबिलिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सोल्यूबिलिटी को मैं यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सोल्यूबिलिटी क्या है, हमारी मोलैरिटी, बेसिकली वही हमारी मोल पर लीटर वाली। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूबिलिटी इसे रिप्रेजेंट करती है, मोल पर लीटर। मतलब हम हेनरीज लॉ को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था, एक ये भी फॉर्म लिखी थी ना, एस इज इक्वल टू के एच, मतलब हम ऐसे ये वाली फॉर्म भी लिख सकते हैं, ये वाली। मतलब एक टाइम ये भी था ना, हमने मोल फ्रैक्शन यहाँ पर ऐड कर दी थी और पार्शियल प्रेशर वहाँ ऐड कर दिया था। सेम केस हम सोल्यूबिलिटी की टर्म्स में भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। हमें ये वाला फॉर्मूला कब लिखना है, वेरी सिंपल। जैसे हमने लास्ट टाइम आपको फॉर्मूलेस के बीच में डिफ्रेंशिएशन कैसे बताया था, यहाँ पर हो जब था एक और फॉर्मूला था इसकी जगह पर, एक्स ए, सेकेंड गाइस, एक्स ए इज इक्वल टू के एच इंटू पी ए। जब ये फॉर्मूला था, इन दोनों के बीच में हमें कब कौन सा यूज़ करना है, कहा था नॉर्मली तो ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तब हमें क्या करना है, देखिए इसमें कहा था कि जब के एच के यूनिट हों, वही प्रेशर वाले हमारे क्या होते हैं, ATM या फिर MM ऑफ HG, ऐसे कई। और इस केस में के एच के यूनिट होंगे, जैसे PA उधर चला जाता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम, ATM इनवर्स, MM ऑफ HG इनवर्स, बार इनवर्स। ठीक है, जब इनवर्स हो तो ये वाले यूनिट्स। ऐसे ही इस केस में हमें के एच के यूनिट क्या आएंगे, देखो जब ये वाला केस हो, के एच के यूनिट क्या बनता है, PA अपॉन सोल्यूबिलिटी। ठीक है, इसके ATM ही मान लूँ मैं, और इसके मोल पर लीटर, मोल नीचे लीटर ऊपर, जो बन जाएगा लीटर ATM मोल इनवर्स। और ऐसे ही आप इस केस में भी के एच के यूनिट बड़े आराम से बता सकते हैं, क्या आएंगे, के एच बना क्या, एस से, मतलब सोल्यूबिलिटी बाय पार्शियल प्रेशर, सोल्यूबिलिटी का वही हमारा मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय इसका ATM एक बार मान लूँ मैं, मोल, एंड आफ्टर दैट लीटर एट ये इनवर्स। ठीक है, मोटी मोटी बात है। इस केस में लीटर और ATM ऊपर और मोल इनवर्स, और इसमें मोल और लीटर ATM इनवर्स। ऐसे ही आप यूनिट को देखकर बता सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसा हमने इस केस में किया था। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही आपको, मुझे उम्मीद है कि आप फॉर्मूला तो वैसे ही पहचान पाएंगे। बाकी हम ज़्यादातर फॉर्मूला ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला, जैसे इसके लिए ये वाला यूज़ किया था वैसे ही। ठीक है, इस केस में देखना ऐसा कुछ यूज़ ही नहीं होना। वैसे ही न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बच्चों वाला काम है, पर सोल्यूबिलिटी वाली बात इसके लिए बतानी ज़रूरी थी। देखिए क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर इज एक्सपोज टू एटमोसफियर व्हेन, मतलब हमें सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 निकालनी है व्हेन पार्शियल, अच्छा सोल्यूबिलिटी गिवन है, पार्शियल प्रेशर इज 593 mm इज 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। देखो क्या कहना चाह रहा है, हमें सोल्यूबिलिटी ऑफ
नाइट्रोजन गिवन है वो है 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। ठीक है जी, ठीक है। और हमें पार्शियल प्रेशर भी गिवन है N2 का, वो है 593 mm। ठीक है। और हमें पूछा गया है N2 की ही सोल्यूबिलिटी, N2 इट्स सोल्यूबिलिटी, मतलब N2 की ही सोल्यूबिलिटी एट प्रेशर, जिस टाइम प्रेशर में चेंज हो रहा है, ठीक है, एट 760 mm। मान लो इस प्रेशर को मैं मान लो P डैश नेम दे रहा हूँ 760 mm वाले को, P डैश N2 वो है 760 mm। ठीक है जी, ये P डैश है जी, ठीक है, P डैश N2 है 760 mm। ठीक है। और हमें सोल्यूबिलिटी निकालनी है N2 की। ठीक है, मान लो इस प्रेशर पर उसकी सोल्यूबिलिटी को S डैश और सब्सक्रिप्ट में N2 बोल रहा हूँ, वो तो हमें निकालनी है। ठीक है जी, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें हमें हेनरीज लॉ तो गिवन है ही, मतलब हेनरीज कांस्टेंट गिवन है ही नहीं। देखिए गाइस, सेम गैस है, ठीक है, और मज़े की बात है कि हमें टेम्परेचर भी सेम ही गिवन है, तो KH हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दोनों केसेस में सेम ही रहेगी। तो इसके लिए हेनरीज लॉ से कोई इक्वेशन लिखते हैं। देखिए वो बनेगी प्रेशर, मैंने कहा था ये वाली फॉर्म ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनटू हेनरीज कांस्टेंट और सोल्यूबिलिटी। और इस केस में भी लिख लेते हैं P डैश N2 हेनरीज कांस्टेंट इनटू सोल्यूबिलिटी। ये एक बात आप सभी के सभी समझ गए होंगे। अभी इन दो इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना तुम्हें डिवीज़न नहीं आता, खैर इसमें कुछ खास डिवीज़न तो यूज़ भी नहीं होनी। P N2 बाय P डैश N2 आएगा KHS N2 डिवाइडेड बाय KH S, एक सेकंड, यहाँ पर S डैश आएगा, S डैश N2, ठीक है। KH से KH उड़ा दो, डिज़ाइन सेम है इसलिए, ठीक है। और हमें P N2 की वैल्यू है 593 mm, पुट कर दो। P डैश की वैल्यू 760 और सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 इस प्रेशर पर है 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसकी तो हमें निकालनी है। बस अब आप लोगों का काम एक ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आप लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लेना। जो आएगा 6.8 इंटू 10⁻, मतलब अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा आंसर आएगा 10⁻⁻⁴ मोलर। ठीक है, देखिए ऐसे ही हेनरीज लॉ के ऊपर क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं, बड़े ही सिंपल। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ठीक है, मतलब हमारे पास लास्ट में सोल्यूबिलिटी आ गई 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। ठीक है, प्रॉपर करके देखिए शायद 6.79 भी समथिंग आ सकती है, बट अप्रोक्सीमेट आंसर यही है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब एक न्यूमेरिकल और, सो गाइस टिल देन रॉक, वेट फॉर द न्यू न्यूमेरिकल। तो गाइस अब बारी है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ये न्यूमेरिकल आप लोगों की प्यारी सी NCERT बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए गिवन है H2S, a toxic gas with rotten egg smell is used for qualitative analysis. If solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, मोलैलिटी गिवन है भाई, देख लो। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है जी, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी मोलैलिटी गिवन है 0.195 मोलल, यानी कि ज़ीरो मोलैलिटी से मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S जो भी हम ले रहे हैं इन 1 kg सॉल्वेंट, और यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है इन वाटर, यानी कि इन 1 kg वाटर, यानी कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S हमारे पास हैं। ठीक है, अगर हम वाटर का मास, एक सेकेंड भाई डिवीज़न लग रहा है फिर ये, अगर हम वाटर का मास मान के चलें, यानी कि हमें उसको मैं W से लिख लेता हूँ, अगर हमें मान लो वेट ऑफ वाटर है हमारे पास 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg। ठीक है, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S आ गए
0.195, यानी कि अगर हमारे पास 0.195 मोल्स H2S है तब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने होंगे। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका मास जो भी हमें गिवन है डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास जो है इसका 18 H2O का, जिसे सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 555.55 समथिंग, ऐसे कुछ चलता जाएगा, इतने मोल्स। ठीक है, तो हमें हेनरीज लॉ में ये जो इक्वेशन थी PA इज इक्वल टू KH इंटू सोल्यूबली क्या है इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हालांकि अभी हमने मोलरिटी की टर्म उसमें भी लिखा ही था, बट स्टिल इस केस में मोल फ्रैक्शन वाला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है। ठीक है, जो यूज़ होगा इसमें नॉर्मल फॉर्म यही है, NCERT में भी गिवन फॉर्म यही है। ठीक है, तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या आएगी देखिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, वो हमें निकालना है हमारी प्यारी H2S का। तो फिर हमें नंबर ऑफ क्या है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, वो आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एक सेकेंड में मार्कर चेंज कर लूँ, अभी चलो पैरिटी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम निकाल रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S जो आएगी इसके मोल 0.195 डिवाइडेड बाय 55.5 प्लस 0.195। ठीक है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर आएगा 0.0035। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आ गई ये। तो अब मोल फ्रैक्शन आने के बाद हमें क्या करना है, हमें चाहिए प्रेशर ऑफ H2S एट STP चाहिए, इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। हमें हेनरीज कांस्टेंट निकालना है, ये तो हमारे पास है बट ये नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए H2S का प्रेशर एट STP होता है 0.987। ठीक है, बार KH। ठीक है, डॉट XH2S विच इज़ इक्वल टू 0.00, एक सेकेंड कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख रहा हूँ भाई, 0.0035। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। जब आप 0.0035 को उधर लेकर जाएंगे, सॉल्व करना, आप लोगों को इसकी वैल्यू मिलेगी 282 बार। ठीक है, तो हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, याद रखना प्रेशर ऑफ H2S एट STP है 0.987। ठीक है जी, ठीक है। तो गाइस अब बारी आती है आज के नेक्स्ट टॉपिक की, हेनरीज लॉ के बाद के टॉपिक की, वो है हमारा वेपर प्रेशर। ठीक है, सोल्यूबिलिटी वगैरह बहुत पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं वेपर प्रेशर। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो हमें उनका ही वेपर प्रेशर पढ़ना है। देखो क्या है, कोई कंटेनर देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर कोई लिक्विड है, क्लोज्ड कंटेनर है, इसे हीट करेंगे, वेपर्स बनेंगे, और ये जो उनसे वेपर्स हैं वो लिक्विड पर प्रेशर लगाते हैं, इसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, परफेक्ट। सर अभी कुछ चतुर दिमाग वाले बच्चों, जिन बच्चों का चतुर दिमाग है उन्हीं के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर जब हम हीट करेंगे हो सकता है एक टाइम पर प्रेशर कम हो और हो सकता है एक टाइम पर प्रेशर ज़्यादा हो, मतलब वेपर कभी स्टार्टिंग में कम होंगे बाद में ज़्यादा, हमें किस टाइम पर लेना है। ऐसे तो अलग अलग टाइम पर वेपर प्रेशर अलग अलग आएगा, जैसा कि हमें पता है जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे प्रेशर उतना ज़्यादा। तो देखिए वेपर प्रेशर बेसिकली है क्या, इट इज़ द प्रेशर exerted by vapors on liquid surface at equilibrium। इक्विलिब्रियम का नाम सुना है +1 में, बताओ बताओ, होप्स तो आप लोगों ने सुना होगा। इक्विलिब्रियम क्या है, देखो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक तरफ से क्या होगा,
एक तरफ से तो इसको हीट मिल रही है, ये इसकी हीटिंग होगी, इसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग। एक तरफ से वाटर हो रहा है या लिक्विड हो रहा है बॉयल, और एक तरफ से हो रहा है ये कंडेंस। ठीक है भाई, ऊपर जाएगा, थोड़ी कंडेंसेशन भी होगी ना। जब रेट ऑफ, चलो बॉइलिंग नहीं लिखते, एक बार इवेपोरेशन लिखते हैं। बात तो एक ही होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब ये इवेपोरेट हो रहा है वाटर। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू व्हेन रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लिक्विड से गैसेस में जाते हैं, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो क्या होगी, इवेपोरेशन, और फिर गैस टू लिक्विड तो कंडेंसेशन। ठीक है, बस यही बात है। ठीक है, ये आप लोगों ने +1 में पढ़ा होगा कि भाई इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितने वेपर्स बन रहे होते हैं उतने ही वेपर्स दोबारा से लिक्विफाई भी हो रहे होते हैं। उस टाइम पर जो वेपर्स बनेंगे, मतलब उनके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, होप सो आप लोग ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। सो प्लीज़ नोट इट डाउन और टेक स्क्रीनशॉट। तो अब वेपर प्रेशर तो हम लोगों ने पढ़ लिया। सर हमें वेपर प्रेशर क्या है वो तो हमें समझ में आ गया, आपने समझाया, हम समझ गए। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं भाई वेपर प्रेशर को, तो देखिए वो कौन कौन से करते हैं। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। देखिए क्या कौन कौन से हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो उनसे लिक्विड होंगे उनके बीच में आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस तो होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको मैं एक बार IMF लिख रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब कि अगर फोर्सेस कम होंगी, भाई देखो सीधी सीधी बात है, मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस कम है, तो हमें उनकी जुदाई करवानी है ना, उन्हें वेपर बनाना है, तो बीच में फोर्सेस कम है तो जुदाई इजीली हो जाएगी, तो वेपर्स आराम से बनेंगे। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, यानी कि हाई वॉलेटिलिटी मीन्स लो वेपर प्रेशर। वॉलेटिलिटी का मतलब समझते हो ना, वही एबिलिटी टू वेपोराइज, बंदा कितने अच्छे से वेपर बना सकता है। ठीक है, तो ये फैक्टर होप्सो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे एक फैक्टर और आ जाता है टेम्परेचर का भी। देखो जी, वैसे तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है हमारा वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है जी, ये तो है रिलेशन। एक ऐसी एक इक्वेशन है हमारे पास, वैसे टेम्परेचर का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो नहीं, मतलब वो इक्वेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल देखिए एक है हमारे पास क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या है, ये है log P2/P1 डेल्टा H अपॉन RT अपॉन 1/T1 माइनस 1/T2। देख लीजिए ये है क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। होप सो आप लोग ये इक्वेशन बड़े ही आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर टेम्परेचर 2 बार आ गया ना, एक सेकेंड यहाँ पर आएगा, सॉरी 2.303 R। ठीक है, हाँ ये है प्रॉपर क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। मतलब हमारे पास 2 लिक्विड्स हैं, ये P2 और P1 अलग अलग उनके वेपर प्रेशर, और T1 और T2 अलग अलग उनके टेम्परेचर। ठीक है, उनके बीच की वेरिएशन स्टडी करने के लिए इक्वेशन है। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट स्टिल आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने बता दी। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर, देखिए तीसरा फैक्टर क्या है। तीसरा फैक्टर है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट।
अब मैं आपसे पहले एक बात पूछना चाहूँगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। होप सो मैक्सिमम बच्चे यही कहेंगे, सर क्या मजाक कर रहे हो, हमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता होगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिर भी बता दूं एक टेक्निकल सी डेफिनेशन। ठीक है, क्या है बॉइलिंग पॉइंट, भाई उस टेम्परेचर में बॉयल कुछ नहीं, बट देखिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग या फिर वैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट क्या लेना है, ओरिजिनल डेफिनेशन या फिर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। ठीक है, VP का मतलब समझ रहे हैं ना, वेपर प्रेशर। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, होप सो आप लोग ये समझ गए होंगे। मतलब कि देखो कोई भी है कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड रखा है, ठीक है, उससे बॉयल होने के लिए जब हम उसे बॉयल करते हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर आएगा। जब वो वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है जिस टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यह है बॉइलिंग पॉइंट की मेन डेफिनेशन वेपर प्रेशर की टर्म्स में। ठीक है, और जो सा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि हम टेम्परेचर वेपर प्रेशर के, ठीक है, वेपर प्रेशर की बात करें ना, यानी कि हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। समझ गए? परफेक्ट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है जी, ठीक है। अब आगे इसे नोट कर लीजिए, आगे एक फैक्टर और आता है, देखिए कौन सा। ठीक है, ये बड़ा इजी सा कंसेप्ट है वेपर प्रेशर का और बहुत इजी है। आगे हम इसे मेनली यूज़ करेंगे हमारे अपने उसमें रॉल्स लॉ में, मतलब थोड़ा प्रेशर का खेल आएगा रॉल्स लॉ में। ठीक है, तो देखिए एक लास्ट फैक्टर कह सकते हैं हम इसे अब तक का, अभी जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है, वो है हमारा एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखो नॉन वोलेटाइल, वोलेटिलिटी का भी मतलब क्या बताया था मैंने, एबिलिटी टू वेपराइज। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर बनाता ही नहीं है, वेपर बनाता नहीं है यानी कि उसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, ज़ीरो। ठीक है, हमारे पास सपोज करो अंदर कोई है, लिक्विड है भाई, वो तो वेपर बनाता है ना, जैसे हम उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं भाई, उसने तो गर्म होने पर वेपर बनाना ही नहीं। ठीक है, क्लोज कंटेनर है, ठीक है, इसके ऊपर ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो हैं ये उसकी सरफेस पर आ जाते हैं। जो उनसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिक्विड की सरफेस पर बैठे रहते हैं, जिसके कारण भाई उसकी सरफेस पे कोई आ गया तो जो उनसा लिक्विड है उससे भी वेपर बनाना मुश्किल है उतना ही। यानी कि दिस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सिट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सो ड्यू टू दैट दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर लिक्विड टू वेपराइज, यानी कि उसके लिए उसके बाद फिर लिक्विड के लिए वेपर्स बनाना मुश्किल हो जाता है लिक्विड के लिए वेपर्स बनाना, यानी कि उसकी जो उनसी वेपर प्रेशर है उसका रिड्यूस हो जाता है। यानी कि लिख लेता हूँ मैं, ऑन क्या हो रहा है इसके साथ, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है जी, तो होप सो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो नोट ही डाउन करना है तो देखो बड़ा सिंपल है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, सरफेस पे आ जाएगा, लिक्विड अच्छे से वेपर नहीं बना पाएगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, वेरी सिंपल। तो होप सो आप लोग वेपर प्रेशर की कहानी तो समझ ही होंगे। देखो वेपर प्रेशर के बाद आता है इस चैप्टर में रॉल्स लॉ। ठीक है, और एक ख़ास बात बताता हूँ, आओ जो उनसा रॉल्स लॉ है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे,
तो तब तक के लिए बाय बाय। एक थैंक यू तो बनता है भाई, आप लोग बैठे, ठीक है, थैंक यू। दिल से, दिल बनाना मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू एंड बाय बाय। टिल देन कीप लर्निंग, बी स्टूडियोस एंड लव यू ऑल।